क्लास में मैंने आपसे बात बोली थी कि आज मुझे आपको न्यूमेरिकल्स कराने हैं इस चैप्टर के। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस रखते हैं और उनका आपके पास एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करना चाहूंगा मैं आपके पास न्यूमेरिकल, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूले लिख लीजिए। सारे फॉर्मूले अपने पास नोट कर लें। न्यूमेरिकल मुझे स्टार्ट करने हैं। बिफोर दिस मैं चाहता हूं कि आप अपने पास कुछ फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए सो दैट कि आपको उसके मामले में आसानी हो जाए। ठीक है भाई। 1/λ is equal to RH 1/n square minus 1/p square 1/λ is equal to RH 1/n square minus 1/p square। RH Rydberg's constant है 1.09 exponent 7 मीटर इनवर्स। RH Rydberg's constant इसकी वैल्यू 1.09 exponent 7 मीटर इनवर्स। N is the lower orbit और P is the higher orbit। N आपके पास एक लोअर ऑर्बिट है और P आपके पास एक हायर ऑर्बिट है। इसके साथ लिखें फॉर्मूला En is equal to माइनस में 13.6 अपॉन n स्क्वायर। En is equal to माइनस में 13.6 अपॉन n स्क्वायर। इस फॉर्मूले की दो सिग्निफिकेंस हैं। अगर बाइंडिंग एनर्जी पता होगी तो ऑर्बिट नंबर आ जाएगा, ऑर्बिट नंबर पता होगा तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी En is always negative, नोट करें। बाइंडिंग एनर्जी En is always negative। बाइंडिंग एनर्जी En आपके पास जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। अगर न्यूमेरिकल में आपको ये पॉजिटिव दी जाएगी तो आपको खुद से लिखना है कि बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होगी। कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी, ठीक। इसके अलावा एक्साइटेशन एनर्जी, अगर डेल्टा पी ईपी है तो दैट विल बी ईपी माइनस E1, और इसके साथ अगर डेल्टा En है तो दैट विल बी En माइनस E1। एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। मैं चले जाता हूँ दूसरा। कुछ कह रहे थे? दरवाजा खोलें, दरवाजा। सलाम। ओके, ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। और ये चीजें जो थी ये मैंने आपको यहाँ पे बताई, इन चीजों के बारे में, इनकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब स्टार्ट करते हैं अपना एक पहला न्यूमेरिकल। आइए, व्हाट इज द wavelength of the radiation that is emitted when a hydrogen atom undergoes a transition
undergoes a transition from state 3 to state 1. What is the wavelength of the radiation that is emitted? What is the wavelength of the radiation that is emitted when a hydrogen atom undergoes a transition from state 3 to state 1? आपको निकालनी है यहाँ पे जो चीज वो आपके पास है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। और ये वेवलेंथ आपको कब मिली है? ये वेवलेंथ आपको उस वक्त मिली है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया। ट्रांजिशन का मतलब होता है जंप करना। ट्रांजिशन का मतलब होता है जंप करना ऊपर से नीचे। ट्रांजिशन मींस जंपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर। ट्रांजिशन को बोलते हैं जंपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर। तो एक आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसने आपके पास ट्रांजिशन करी है फ्रॉम स्टेट 3 टू स्टेट 1। कितनी बार मैंने ये बात बताई है कि लोअर ऑर्बिट कहलाता है n और हायर ऑर्बिट क्या कहलाता है p। तो डेटा में बनाए यहाँ पे n की वैल्यू है 1 और p की वैल्यू है 3। n इक्वल टू 1, p की वैल्यू आपके पास होगी 3, क्योंकि लोअर ऑर्बिट आपके पास जो है वो कहलाता है n और हायर ऑर्बिट आपके पास कहलाता है p। RH की वैल्यू हुई 1.09 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स और रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए लैम्डा विच इज नथिंग बट वेवलेंथ। रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए लैम्डा विच इज नथिंग बट वेवलेंथ। आपको इनर ऑर्बिट भी पता, आपको आउटर ऑर्बिट भी पता। अब आसानी इसकी वेवलेंथ हम निकाल लेंगे। आसानी इसकी वेवलेंथ हम निकाल लेंगे। कितनी बार ये बात बोल दी मैंने कि इनर ऑर्बिट n होगा, आउटर ऑर्बिट p। उसके बाद भी अगर आपको याद नहीं है तो ये आपका अपना फॉल्ट है। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया और आई शुड गेट द रिजल्ट नाउ। सॉल्यूशन मैंने अटेम्प्ट किया। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 एक्सपोनेंट 7 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। n की वैल्यू हो गई 1, p की वैल्यू हो गई 3। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 एक्सपोनेंट 7। डिनोमिनेटर में 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती तो 1 अपॉन 1 विल रिमेन 1, जबकि 3 3 9 तो ये बन गया 1 माइनस 1 अपॉन 9। यहाँ पर अब हम 1.09 एक्सपोनेंट 7 को ऐसे लिखेंगे। 9 यहाँ पे आ गया एलसीएम। जो एलसीएम होता है वो हर फ्रैक्शन से होता है मल्टीप्लाई। तो 9 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 9। फिर 9 से 9 कैंसिल, मुझे क्या मिला 1। 1 माइनस 1 अपॉन 9 मैंने किया। 1 माइनस 1 अपॉन 9 मैंने किया तो मैंने 9 को एलसीएम लिया। इतनी हमें पता होनी चाहिए मैथ्स कि 9 एलसीएम आता है। जो एलसीएम होता है हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। पहला फ्रैक्शन है 1 तो 9 इंटू 1 9। दूसरा फ्रैक्शन है 1 अपॉन 9। 1 अपॉन 9 को 9 से करेंगे, 9 से 9 कैंसिल तो 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब जो चीज बची वो किसके बराबर बची? आपके पास ये बना 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 एक्सपोनेंट 7। 9 माइनस 1 विल रिजल्ट इन 8 और नीचे लिखा हुआ है 9। अब इन सब को कर दें सॉल्व। तो 1.09 एक्सपोनेंट 7 ये मल्टीप्लाई होगा 8 से और ये डिवाइड होगा 9 से। तो आंसर आया 96888। 5 8 आएंगे 8.889। 96 के आगे 5 8 और उसके बाद आएगा 889। 96 के आगे 5 8 और उसके बाद आएगा 889। आपको चाहिए लैम्डा। लैम्डा की और इसकी पोजीशन कर दें इंटरचेंज। आपको लैम्डा चाहिए, लैम्डा की और इसकी पोजीशन कर दें इंटरचेंज। तो जो लैम्डा होगा वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 96 5 बार 8.889। अब 1 को इस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आपके पास आया 1.03 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स। ये आपके पास आया इसका आंसर। पहले यहां तक कॉपी करें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सादिया खुर्रम देख लें इसकी वेवलेंथ आ गई है रेसिप्रोकल करके।
तो आपके पास यहाँ पे इसकी वेवलेंथ आई है लैम्डा 1.03 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा। गौर से मुराद इंतहा से ज्यादा गौर से। अब थोड़ा सा बात को गौर से सुने। गौर से मुराद इंतहा से ज्यादा बात को गौर से सुनना है। देखें, जो स्टैंडर्ड वेवलेंथ होती है ना नॉर्मली, ठीक है, अगर हम कोशिश करें इसको हम नैनोमीटर में कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नैनोमीटर की कन्वर्जन देख लें एक बार। नैनोमीटर में इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ईमान आगा बेटा ध्यान किधर है, इसकी नैनोमीटर के अंदर कन्वर्जन देख लें कि इसकी नैनोमीटर में कन्वर्जन कैसे की जाती है। नैनोमीटर आपके पास होता है -9। -9 आपके पास कब बनता है, जब -7 में -2 ऐड कर दें। तो जब -7 में -2 ऐड करते हैं तब जाके बनता है -9। आप सुने जरा गौर से, आपको -2 चाहिए। जब डेसिमल पीछे शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है, जब डेसिमल आगे शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव होती है। आपको क्या चाहिए, -2। तो इसका मतलब आप डेसिमल को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 103। और आप कितने डिजिट आगे लेकर आ रहे हैं, 2। तो ये बन जाएगा -7 -2। कितने डिजिट आगे लेकर आ रहे हैं, 2। तो ये बन जाएगा -7 -2। दोबारा सुन लें, जैसा आंसर बुक में मुझे वैसे ही आंसर चाहिए, कुछ भी हो जाए। आपके पास आंसर आया 1.03 एक्सपोनेंट -7। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मुझे इसको नैनो बनाना है। नैनो का मतलब होता है -9। -7 -9 उस वक्त बनता है जब -2 ऐड होता है। तो -7 -2 ऐड होगा तब जाके -9 बनेगा। अगर डेसिमल को पीछे शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है, अगर आगे शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव। इसको मैंने याद करवाया हुआ है पीपी से। पीपी मींस पीछे पॉजिटिव, पीपी मींस पीछे पॉजिटिव। डेसिमल पीछे जाएगा पावर पॉजिटिव, आगे आएगी पावर नेगेटिव। मुझे चाहिए नेगेटिव पावर, तो मैंने डेसिमल को 2 डिजिट आगे कर दिया तो ये बन गया 103। जैसे ही डेसिमल 2 डिजिट आगे आएगा तो इसके साथ आ गया -2। अब आपके पास -7 -2 क्या बन गया, -9। -7 -2 बन गया -9। और -9 का मतलब होता है नैनो। तो लैम्डा की वैल्यू मिली 103 नैनोमीटर्स। नोट कर लें से, लैम्डा की वैल्यू आई 103 नैनोमीटर्स। वो आपके पास नैनोमीटर्स के बराबर आई। एक और बात ध्यान में रखिएगा, जब भी फॉर्मूले में वेवलेंथ पुट होगी तो हमेशा मीटर्स में होगी। यूनिट्स हमेशा लिए जाते हैं एसआई। फॉर्मूले में जब भी वेवलेंथ आएगी तो मीटर्स में आएगी। अगर कभी आपको वेवलेंथ नैनो में दी हो एंड यू आर सपोज टू पुट दिस इन आपके पास इन दिस फॉर्मूला, तो हमेशा वेवलेंथ आपके पास मीटर्स में आएगी। इस बात को अपने जहन नशीन कर लीजिएगा। तो अभी जब आंसर आया है तो ऐसा जो आंसर आता है ना 1.03 एक्सपोनेंट -7 मीटर, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट इट इनटू नैनोमीटर। तभी हमने इसको यहाँ पे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब लिखिए एक और न्यूमेरिकल। हाथ तेज चलाने की आदत डालें। लाइट ऑफ वेवलेंथ 486 पॉइंट नैनोमीटर is emitted by a hydrogen atom in Balmer series. Light of wavelength 486 point nanometer is emitted by a hydrogen atom in Balmer series. What transition? What transition of hydrogen atom
What transition of hydrogen atom is responsible for this radiation? What transition of hydrogen atom is responsible for this radiation? What transition of hydrogen atom is responsible for this radiation? एक बात तो तय है, क्या तय है? बेलमर अंडरलाइन करें, शाबाश। बेलमर का वर्ड अंडरलाइन करें। बेलमर का मतलब एक बात तो तय है, कहीं से भी ऑर्बिट गिरेगा सेकंड ऑर्बिट पे तो n इक्वल टू 2। बेलमर सीरीज ये बता रही है कि कहीं से भी ऑर्बिट पे आपके पास इलेक्ट्रॉन गिरेगा वो सेकंड ऑर्बिट पे, क्योंकि बेलमर में जंपिंग होती है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। कहीं से भी आपके पास वो जंप करेगा, वो जंप आपके पास करेगा कहाँ पे? सेकंड ऑर्बिट पे। कहीं से भी वो जंप करेगा, वो जंप आपके पास लाजमी तौर पे सेकंड ऑर्बिट से गिरेगा। तो कहीं से भी जंप करे तो वो जंप आपके पास हमेशा सेकंड ऑर्बिट से करेगा, तो इसका मतलब आपके पास इनर ऑर्बिट क्या होगा? 2। अब सुनिए जरा गौर से, यहाँ पे ये आपके पास है सेकंड ऑर्बिट। जब आपके पास एक ऑर्बिट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो यहाँ से लाइट निकली जिसकी वेवलेंथ कितनी थी? 486.3 नैनोमीटर। आपको ये बताना है कि जब ये वेवलेंथ हमें मिली है तो ये ट्रांजिशन कौन से ऑर्बिट से हुई है? व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल? इसका मतलब है कि इस वेवलेंथ लाने के लिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन से ऑर्बिट से गिरना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आपको हायर ऑर्बिट मालूम करना है। लैम्डा की वैल्यू नोट करें, 486.3 नैनोमीटर, जिसका मतलब है 486.3 एक्सपोनेंट -9 मीटर। 486.3 एक्सपोनेंट -9 मीटर। रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो, 1.09 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। और आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है पी की। व्हाट ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि आपको यहाँ पर इसको जंप कराने के लिए किस ऑर्बिट की जरूरत पड़ेगी ताकि आपको ये वेवलेंथ मिल जाए। तो इसका मतलब यू हैव टू फाइंड पी। आपको पी की वैल्यू मालूम करनी है। चलिए भाई सॉल्यूशन पे आते हैं। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा, lambda is 486.3 exponent minus 9, 486.3 exponent minus 9, RH is 1.09 exponent 7, 1 upon n square का मतलब 1 upon 2 square, और p square मालूम करना है तो as it is। 1 upon n square का मतलब 1 upon 2 square, और p square मालूम करना है तो 1 upon p square as it is। मेडिकल के बच्चे इसको नहीं कर सकते सॉल्व क्योंकि उनकी मैथ्स नॉर्मली वीक होती है, तो स्टेप्स जरा देखते रहिए। आपके पास ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो ये बन जाएगा 486.3 एक्सपोनेंट -9, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.09 एक्सपोनेंट 7 से, और यहाँ बचेगा 1/4 माइनस 1/p स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1/p स्क्वायर एज इट इज रहेगा। जब इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड वाले फैक्टर को मैंने सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला 0.188। इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला 0.188। 1/4 का आंसर होता है 0.25, 1/4 का आंसर होता है 0.25, और ये 1/p स्क्वायर एज इट इज रहा। 1/4 का आंसर होता है 0.25 और ये 1/p स्क्वायर एज इट इज रहा। अगला स्टेप देखिए अब क्या होगा। यहाँ पे ये पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, तो ये 1/p स्क्वायर आ गया, जबकि ये वाली टर्म पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, तो माइनस में 0.188 आ गया। ये 1/p स्क्वायर नेगेटिव था, वहां जाके बन गया पॉजिटिव, और ये 0.188 पॉजिटिव था, वहां जाके बन गया नेगेटिव। अब 0.25 में से 0.188 को मैंने कर दिया माइनस, तो आंसर आया 0.062।
आंसर आया 0.062। पी स्क्वायर और इसकी पोजीशन कर दे इंटरचेंज, पी स्क्वायर और इसकी पोजीशन कर दे इंटरचेंज, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.062 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाय 0.062 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जब 1 को 0.062 से डिवाइड किया तो मुझे पी स्क्वायर का आंसर मिला 16.12। तो मुझे पी स्क्वायर का आंसर मिला 16.12। जब 1 को मैंने डिवाइड किया 0.062 से तो मुझे पी स्क्वायर का आंसर मिला, और आंसर मिला मुझे आपके पास 16.12। आपको पी स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पी चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो पी स्क्वायर और 16.12 के ऊपर भी रूट, दोनों पे स्क्वायर रूट या रेडिकस स्क्वायर कैंसिल। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। ऑर्बिट नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होता, ऑर्बिट नंबर इज ऑलवेज अ फिक्स नंबर। तो मेरे पास 16 का जो स्क्वायर आया वो 4 के बराबर आया। तो याद रखिएगा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पर, तब जाके आपको वेवलेंथ मिलेगी 486.3 नैनोमीटर्स। ठीक है, चले भाई, कितने बच्चे कर चुके थे हैंड रेस कर लें फटाफट, एक एक स्टेप, बहुत जल्दी जल्दी हैंड रेस करें, फीडबैक देने की आदत डालें जल्दी। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं, लिखें। इन द हाइड्रोजन एटम an electron experience a transition from a state whose binding energy is 0.54 electron volt, 0.54 electron volt to another state, to another state whose excitation energy is 10.2 electron volt, to another state whose excitation energy is 10.2 electron volt. Fine. Part A. What are the quantum numbers for these states? What are the quantum number for these states? Part B. What is the wavelength of radiation emitted? What is the wavelength of radiation emitted? Part C. To what series does this line belong?
To what series does this line belong? ओके okay. अब थोड़ा सा सुने मेरी बात। जितनी भी यहाँ पे खवातीन और हजरात बैठे हुए, खवातीन के नाम पे देखें कैसे देख रहे हैं लोग। तो जितने भी यहाँ पे खवातीन और हजरात बैठे हुए, गौर से सुनिएगा जरा बात को। देखें बेटा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये कब इस्तेमाल होता है? जब बाइंडिंग एनर्जी दी हुई हो और ऑर्बिट नंबर निकालना हो। अगर हमें किसी भी एटम की या ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी दी हो, वहां से आराम से क्या आ जाएगा? ऑर्बिट नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक और बात सुने, एक और फॉर्मूला होता है एक्साइटेशन एनर्जी का। फर्ज कर लें मुझे ये पी ऑर्बिट है, पी ऑर्बिट है, और मुझे पी ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर चाहिए कुछ भी करके। लिसन, मुझे पी ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर चाहिए, तो उसके लिए मुझे पी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक मुझे पी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी नहीं पता होगी मैं इसका ऑर्बिट नंबर मालूम नहीं कर सकता। जब तक मुझे इसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं पता होगी मैं इसका ऑर्बिट नंबर मालूम नहीं कर सकता। तो पी ऑर्बिट के लिए पी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी का होना जरूरी है। अब मुझे पी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी नहीं पता, मुझे पी ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी पता है। मुझे पी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी नहीं पता, मुझे पी ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी पता है। मुझे पी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी नहीं पता, मुझे पी ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी पता है। तो जब भी आपको एक्साइटेशन एनर्जी गिवन होती है, तो सबसे पहले आप उसकी निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और जब आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, जब आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, फिर आप निकालेंगे ऑर्बिट नंबर। तो कहीं पर भी नोट कर लें, कहीं पर भी नोट कर लें, अगर आपको किसी की एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है तो पहले उससे बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी और फिर ऑर्बिट नंबर निकलेगा। कहीं पर भी नोट कर लें, अगर किसी भी ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी गिवन होती है तो पहले आपको उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी और फिर ऑर्बिट नंबर निकलेगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट गिवन होगी तो डायरेक्ट ऑर्बिट नंबर आ जाएगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट गिवन होगी तो डायरेक्ट ऑर्बिट नंबर आ जाएगा। न्यूमेरिकल 40 मार्क्स के आते हैं, कोई मजाक नहीं है। न्यूमेरिकल्स पे आपका हाथ पानी की तरह साफ होना चाहिए। पूरा सेक्शन भी न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, कोई मजाक बात नहीं होती। 40 नंबर की न्यूमेरिकल ध्यान में रखिएगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर नहीं दिए ना पेपर, तो इसलिए न्यूमेरिकल की शायद अहमियत का अंदाजा ना हो। न्यूमेरिकल की अहमियत का अंदाजा हो जाता है आप लोग जब फर्स्ट ईयर के पेपर देते। तो जब सेक्शन बी में न्यूमेरिकल फंसने को आ जाता है ना, और 10 में से नॉन न्यूमेरिकल 8 न्यूमेरिकल मुश्किल से निकल रहे होते हैं, तो फिर अंदाजा हो जाता है। तो हम अपने आप को स्ट्रबल में डालें क्यों? तो इसीलिए कह रहा हूँ सारी बातें सुन लें। एक्साइटेशन एनर्जी गिवन होती है तो बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी, फिर ऑर्बिट नंबर आएगा। बाइंडिंग एनर्जी गिवन होगी तो डायरेक्ट ऑर्बिट नंबर आ जाएगा। आप जरा गौर से देखिए न्यूमेरिकल। हायर ऑर्बिट क्या होता है? पी। इनर ऑर्बिट क्या होता है? एन। ठीक है, हायर ऑर्बिट होता है पी, इनर ऑर्बिट क्या होता है? एन। अब देखें क्या लिखा हुआ है, इन अल्फाजों पे गौर करिएगा। गौर, गौर का मतलब उर्दू में ट्रांसलेट करिएगा अगर इंग्लिश वीक हो मेरी तरह। तो इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब होता है नीचे आना, फ्रॉम अ स्टेट, जिस स्टेट से नीचे आ रहा है, whose binding energy 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट से नीचे आ रहा है उसकी आपको दी हुई बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी स्टेट से नीचे आता है? पी। तो इसका मतलब ईपी दी हुई माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईपी दी हुई माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये ईपी क्यों दी हुई? ये ईपी इसलिए दी हुई क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से नीचे आ रहा है। अल्फाज पे गौर करें, एक हाइड्रोजन एटम में an electron experience a transition from a state whose binding energy 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस स्टेट से वो नीचे आ रहा है उस स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी दी हुई। कौन सी स्टेट से नीचे आ रहा है? पी स्टेट से नीचे आ रहा है,
पी स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी दी हुई, क्या बोला, ईपी किसके बराबर है, माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिट। आगे बढ़े टू अनदर स्टेट, अब ये नीचे वाले स्टेट की बात हो रही है, whose excitation energy is 10.2। अब मुझे बताइए दूसरी स्टेट की दी हुई एक्साइटेशन एनर्जी, कितने लोग बता सकते हैं इस 10.2 को मैं किससे लेबल करूं, जल्दी बता दें। दूसरी एनर्जी की एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है, कितने लोग बता सकते हैं मैं इस 10.2 को किससे लेबल करूं। दूसरी स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है, कितने लोग बता सकते हैं मैं इसको कौन से पॉइंट से रिप्रेजेंट करूं। एक हाथ उठ के नीचे हो गया, आई विश कि वो उठा रहता। जी एलिफ बताइए बेटा, एलिफ। सर डेल्टा ई एन। गुड, एक्सीलेंट, उसका आंसर होगा डेल्टा ई एन, और ये बराबर है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। डेल्टा ई एन दी हुई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब तक मैं ये दोनों वैल्यूज आपको क्लियर नहीं करूंगा ना 10 बार, मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा बात को, क्योंकि अगर डेटा गलत सिलेक्ट हुआ सारी वैल्यूज गलत, अगर डेटा सही सिलेक्ट होगा तो सारी वैल्यूज सही। उर्दू में ट्रांसलेट करा, क्या लिखा हुआ है, इन अ हाइड्रोजन एटम an electron experience a transition from a state whose binding energy is this। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, नीचे कौन सी स्टेट से आता है, पी, तो पी ऑर्बिट की दी हुई बाइंडिंग एनर्जी, और पी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी क्या कहलाएगी, ईपी, क्या बोलेंगे 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टार्टिंग में पहले ही लिखवा दिया था कि बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ईपी को क्या लिया, माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे क्या बोल रहे हैं, टू अनदर स्टेट, जिस स्टेट के ऊपर आ रहा है उसकी दी हुई एक्साइटेशन एनर्जी, अब आपको दी हुई 10.2, तो डेल्टा ई एन आपको दे दिया 10.2। अब चलते हैं आपके पास रिक्वायरमेंट पे, अब चलते हैं रिक्वायरमेंट पे, शाबाश चले भाई। पहली रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द क्वांटम नंबर ऑफ दीज स्टेट्स, इन स्टेट्स के क्वांटम नंबर बताएं। क्वांटम नंबर से मुराद यू हैव टू फाइंड पी, यू हैव टू फाइंड एन। क्वांटम नंबर से मुराद यू हैव टू फाइंड पी, यू हैव टू फाइंड एन। क्वांटम नंबर से मुराद है इनके ऑर्बिट नंबर, क्वांटम नंबर से मुराद है इनके ऑर्बिट नंबर, तो इसका मतलब आपको पी निकालना होगा, आपको एन निकालना होगा। आगे बढ़ें, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कहलाती है लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कहलाती है लैम्डा। आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। इसके साथ साथ आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सीरीज कौन सी इस्तेमाल हो रही है, तो मुझे आपके पास यहाँ पे एक और चीज निकालनी है, वो क्या निकालनी है, सीरीज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया सॉल्यूशन। सीरीज का फैसला इनर ऑर्बिट को देखकर होता है, छोटे वाले ऑर्बिट को, अगर छोटा ऑर्बिट 1 आएगा तो लाइमन, छोटा ऑर्बिट 2 आएगा तो बेलमर, छोटा ऑर्बिट 3 आएगा तो पास्कन, छोटा ऑर्बिट 4 आएगा तो ब्रैकेट, छोटा ऑर्बिट 5 आएगा तो पीफंड। तो आपके पास सीरीज का फैसला छोटे वाले ऑर्बिट के नंबर को देखकर होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें दोनों के ऑर्बिट नंबर चाहिए। आप जरा गौर से देखिए, आपको पी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी पता, शाबाश, तो मैंने 36 बार बोला है जब पी ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी पता हो तो आराम से उसका ऑर्बिट नंबर आ जाएगा, निकालिए उसका ऑर्बिट नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर पी, ईपी बराबर होगा माइनस में 13.6 अपॉन पी स्क्वायर, ईपी की वैल्यू हो गई माइनस में 0.54 और माइनस में 13.6 अपॉन पी स्क्वायर, लेफ्ट के माइनस से राइट का माइनस कैंसिल, पी स्क्वायर और 0.54 की पोजीशन कर दे इंटरचेंज, तो 13.6 और नीचे आ गया 0.54। 13.6 को मैंने 0.54 से डिवाइड किया तो आंसर आया 25.18, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो p की वैल्यू क्या मिली 5, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो p की वैल्यू मुझे क्या मिली 5, p की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। अब मुझे चाहिए n ऑर्बिट का नंबर। कितने बच्चे बता सकते हैं कि n ऑर्बिट के साथ पहले मुझे क्या निकालना होगा और फिर मुझे क्या निकालना होगा। कितने बच्चे बता सकते हैं कि n ऑर्बिट के साथ पहले मुझे क्या निकालना होगा और फिर मुझे क्या निकालना होगा। जी बताइए बेटा सकीना। एक्साइटेशन एनर्जी से बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, और फिर ऑर्बिट नंबर निकालेंगे। गुड, पहले एक्साइटेशन एनर्जी से बाइंडिंग एनर्जी आप निकालेंगे और उसके बाद आप उसका ऑर्बिट नंबर निकालेंगे।
तो पहले आप लिखें फॉर ई एन, डेल्टा ई एन बराबर है ई एन माइनस ई वन, डेल्टा ई एन बराबर है ई एन माइनस ई वन। डेल्टा ई एन दिया हुआ है आपको कितना, कुछ तो दिया हुआ है, कुछ तो दिया हुआ है 10.2, वो आपके पास है 10.2। ई एन एज इट इज माइनस फॉर्मूले का, ई एन एज इट इज माइनस फॉर्मूले का, ई एन एज इट इज माइनस फॉर्मूले का। और इवन की अपनी वैल्यू माइनस पे 13.6, इवन की अपनी वैल्यू माइनस पे 13.6। व्हाट इज इवन? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। व्हाट इज इवन? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये बन गया प्लस में 13.6, ये वैल्यू पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव। तो 10.2 में से 13.6 को माइनस कर दें, तो 10.2 माइनस 13.6, 10.2 माइनस 13.6, तो आंसर आया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव में। तो En की वैल्यू आपके पास मिली माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब इसका आप ऑर्बिट नंबर निकाल लें, तो यहाँ पे लिखें फॉर n, En बराबर होगा माइनस में 13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो माइनस में 3.4 इज इक्वल टू माइनस में 13.6 अपॉन n स्क्वायर। लेफ्ट के माइनस से राइट का माइनस कैंसिल, n स्क्वायर को ऊपर लेके जाएं, 3.4 को नीचे लेकर आए, तो 13.6 डिवाइड बाय 3.4, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4, तो आंसर आया 4। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो n की वैल्यू क्या मिली आपको? 2। तो n की वैल्यू आपको 2 मिली। तो आपको सबसे पहली बात तो ये पता चली कि आपको दोनों ऑर्बिट के ऑर्बिट नंबर पता चल गए। n की वैल्यू आपके पास आई 2, तो आपको यहाँ पे ऑर्बिट नंबर पता चल गया, तो मेरे पास n की वैल्यू आई 2। अब सीरीज का फैसला कर लें, सीरीज का फैसला कर लें। तो यहाँ पे आपके पास जो p है वो कितना है? 5, और जो n है वो कितना है? 2। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे। तो सेकंड ऑर्बिट पे जब आता है तो कौन सी सीरीज मिलती है? बेलमर। तो लेकिन सिंस n equal to 2 shows that n equal to 2 shows that it belongs to बेलमर सीरीज। ये बेलमर सीरीज से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे, लोअर ऑर्बिट आपका है कौन सा? सेकंड। तो सीरीज पता चल गई बेलमर। आप वेवलेंथ बासानी निकाल सकते हैं, तो लिखें यहाँ पे फॉर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH, 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 एक्सपोनेंट 7, n का मतलब है 2, p का मतलब है 5, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 एक्सपोनेंट 7, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25। इतना टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है कि हम बैठ के इसका एलसीएम लें। पूरा एक साथ मैं कैलकुलेटर में फीड करता हूँ और आप भी पूरा एक साथ फीड करने की आदत डालें कैलकुलेटर में। तो इसका आंसर आया 2289,000। इसका आंसर आया 2289,000। जब मैंने इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो आंसर आया 2289,000। आपको लैम्डा चाहिए, इन दोनों की पोजीशन कर दें इंटरचेंज, तो लैम्डा बराबर होगा 1 अपॉन 2289,000। तो 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये मिला आपको 4.36 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स, 4.36 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स, 4.36 exponent minus 7 meters. It's better to convert it into scientific notation in nano. आपके पास इसको नैनो वाली साइंटिफिक नोटेशन में कर दें। नैनो का मतलब क्या होता है? -9। नैनो मीन्स -9।
-9 बनाने के लिए डेसिमल को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा 436 और -7 या -2 ऐड हो जाएगा। ये लास्ट टाइम मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा आंसर। तो -7 -2 -9 और -9 का मतलब होता है नैनो, तो लैम्डा की वैल्यू मिली 436 नैनोमीटर्स। लैम्डा की वैल्यू मिली 436 नैनोमीटर्स। यहाँ कोई क्लास है क्या? अच्छा, 1 मिनट बस सोचो। ठीक है बेटा, क्या आप लोग ये कर चुके हैं? तो हैंड रेज करें सारे बच्चे। Those who have done, kindly raise your hand, तो क्या मुझे पता, ताकि मुझे पता चले। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।